हेलो व्यूअर्स एंड फ़खर रागले। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से और जो अभी लेटेस्ट टेस्ट किया गया अग्नि 5 का, इसकी रेंज कितनी है और क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो इंडिया को फ़ायदा दे सकती है और जो उनके पड़ोसी मुल्क है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, चाइना भी है, जिनके साथ क्लैशेस हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। उस हवाले से क्या थ्रेट कर सकते हैं? इस बारे में बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया कर्नल रिटायर्ड धनवीर सिंह साहब। धनवीर सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फकर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। क्या कर्नल साहब, एक तो ये बताइएगा कि अगेन 1 2 3 4 5 मैंने इसकी देखी है तो गालिबन 700 किलोमीटर से ये स्टार्ट हो रहा है और अभी ये कह रहे हैं कि 5000 से 8000 किलोमीटर तक अभी जो लेटेस्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि ये मिसाइल, एक तो थोड़ा सा इसकी डिटेल्स आपसे समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ टारगेट किसको किया जा सकता है इस मिसाइल के जरिए। देखिए, सबसे पहले तो ये चाइना स्पेसिफिक मिसाइल है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान इसके टारगेट से परे है। ये अग्नि 5 मिसाइल ऑलरेडी इन सर्विस है। इसकी ऑफिशियल रेंज तकरीबन 5400 किलोमीटर बताई जा रही है या लोग अंदाजा लगा रहे हैं, जी। बट अनऑफिशियली इसकी रेंज 8000 टू 10000 किलोमीटर्स है। और अगर ये 5500 किलोमीटर्स भी है या 400 5400 किलोमीटर्स भी है, तब भी आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा चाइना इसकी जद में है। और सेंट्रल एशिया, आपका मिडिल ईस्ट, और आप और उधर आगे चले जाएं तो यूरोपियन कंट्रीज भी इसके जद में आते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको सर्च करें और उनको पढ़ें तो वो कहती हैं कि इस मिसाइल की रेंज 8000 टू 10000 किलोमीटर्स की है। ओके। और चाइना का ये मानना है कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 12000 किलोमीटर की है। अब जैसा आपको मालूम होगा कि चाइना के ट्रैकिंग शिप्स इंडियन ओशन रीजन में काफी रहते हैं, वो इंडियन मिसाइल्स को ही ट्रैक करते हैं। पीछे एक विवाद भी हुआ था जब उनका एक स्पाई शिप ट्रिंकोमाली के अंदर, सॉरी करेक्शन, हम्बन टोटा के अंदर जी बिल्कुल। एम्बार्क हुआ था श्रीलंका में, और जी इंडिया ने बिल्कुल। उस पर प्रोटेस्ट भी किया था। अब ऐसा होता है कि जब मिसाइल फायर करते हैं तो उसकी एक ट्रेजेक्ट्री होती है। अब जो ट्रेजेक्ट्री अगर हाई ट्रेजेक्ट्री है तो रेंज कम होगी, और अगर लो ट्रेजेक्ट्री है तो रेंज ज्यादा होगी। अब इस मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है ये हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री मानी जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया को स्कैन करें तो इस मिसाइल को इंडिया के अंदर लोगों ने मिजोरम में भी देखा, बांग्लादेश में भी देखा गया, जी। बंगाल में, झारखंड में, और बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री में फायर की गई थी, तभी आपको हजारों किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थी। बिल्कुल। जहां पे ये चांदीपुर है, जहां से ये फायर किया, और वहां से और आइजॉल, मेरे ख्याल से पूरा बांग्लादेश, पूरा बंगाल क्रॉस करके और फिर आता है आइजॉल। बिल्कुल दूसरी तरफ म्यांमार के पास बॉर्डर है, तो इतनी दूर से भी लोगों ने इसके वीडियो बनाए हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत हाई पैराबोला के अंदर ये फायर की गई मिसाइल है, और मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसकी एक्चुअल में रेंज 12000 किलोमीटर निकल रहा है जैसा चाइनीज बोल रहे हैं। हम्म। हम्म। और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो कहती हैं कि 8000 से 10000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, तो वो गलत नहीं कह रही हैं। और ये बात इसी चीज से क्लियर हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल सा हम्म। एग्जाम्पल दिया कि जी। कितने लोगों ने कितनी दूर दूर से वीडियो बनाए थे। एग्जैक्टली। जी जी। अगर अगर आप इसको बस उसी तरीके से कंपेयर करिए आर्टिलरी के फायर से। अगर आर्टिलरी का फायर हाई एंगल में होता है तो रेंज कम होती है, और जी। लो एंगल में होता है तो रेंज ज्यादा होती है।
और जब राइट, लो एंगल में फायर होता है तो गोला ऊपर कम जाता है और आगे ज्यादा जाता है। ये बेसिक सिंपल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, राइट। फिजिक्स, ये सब वो बेसिक है ही। तो इसीलिए इसकी रेंज काफी ज्यादा है। और अच्छा, ये पूरे यूरोप को कवर कर रहा है, पूरे चाइना को कवर कर रहा है इसकी। और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान की जो शेप है, जो मैप बनता है तो हम उसको कहते हैं कि बकरे की काल जिस तरह होती है तो तकरीबन उसी तरह है, लंबाई में है। चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, लंबाई में है। ये बात तो चले सही हो गई। लेकिन कहते साहब एक तो क्लैशेज़ अभी 2 दिन पहले चाइना या 3 दिन पहले चाइना इंडिया के क्लैशेज़ हुए एलएसी के ऊपर और उसके बाद ये टेस्ट करना ये ख़ैर ये 2 दिन में तो नहीं हुआ होगा पहले से क्योंकि बहुत ज़्यादा वक़्त चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। लेकिन क्या ये बताना था कि यार हम आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम आपकी किसी भी सिटी को या किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हैं? नहीं, ये कोइंसिडेंटल था कि बीच में क्लैश हो गई। और अगर ओके। वहां पे क्लैश में पत्थर और लात घूंसे चले तो उसका जवाब आप एक करोड़ों करोड़ों रुपए की मिसाइल को टेस्ट फायर करके नहीं देते हैं। जी, जी। तो ये तो बहुत पहले से प्लान था। और एक नोटिफिकेशन जारी हुँ, किया गया था जिसको नोटेम बोलते हैं, नोटिफिकेशन टू एयरमैन, राइट। जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किया था काफी दिन पहले, 15-20 दिन पहले, या मे बी इवन मोर, एग्जैक्टली नहीं मेरे को याद। उसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं और यहाँ बिल्कुल। पे सिविलियन जहाज ना उड़ाए जाए, बिकॉज दे विल बी एट रिस्क। तो या ये बहुत पहले से स्लेटेड, बहुत पहले से नोटेम जारी किया राइट। था। और इसी नोटेम को जारी करने के बाद चाइनीज ट्रैकिंग शिप जो है वो इंडियन ओशन रीजन में आया और इंडिया ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी लॉन्च करा है। सो इट हैज हुँ। गॉट नथिंग टू डू विद तवांग क्लैशेस जो अभी हाल ही में हुई है 9 दिसंबर को। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। अच्छा लेकिन हम ये अगर कह दें कि जिस तरीके से क्योंकि सिर्फ़ इंडिया मिसाइल नहीं बना रहा, पाकिस्तान ने भी बहुत सारी पता नहीं बाबर, गौरी और कोई 2 जिसे कहते हैं 8-10 किस्म के मिसाइल्स हैं। चाइना भी बनाता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के पास भी है। लेकिन टाइमिंग और फिर चाइना के साथ क्लैशेस को अगर मैं पाकिस्तान में बैठकर बात करूँ तो लोग ज़्यादातर इसको इस कॉन्टेस्ट में ले रहे हैं। कि चाइना को बताना चाहता है इंडिया कि भाई हम इस तरह नहीं है जिस तरह के अगर 1962 में आपने हमें पीटा था तो अब 2022 में शायद वो पोजीशन नहीं है, एक और पोजीशन है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कि जी, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। तो इसको मैं कैसे राइट। बोल दूं कि इंडिया ने इसलिए मिसाइल टेस्ट करी क्योंकि कुछ लोगों के बीच में वहां पत्थर चल गए और लात घूंसे हुँ, चल गए। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा तो चाइना को टेस्ट करनी चाहिए थी मिसाइल, अगर इसी लॉजिक से चला जाए। क्योंकि पिटाई तो चाइनीज सैनिकों की हुई है, आपने हुँ। देखे होंगे वीडियो। बेचारे जैसे वो बकरियां एक रेवड़ कोने में में लगा दी जाती हैं, डरे डरे से बेचारे वो बच्चे से खड़े हुए हैं और वो उनको हमारे पंजाबी पुत्र पीट रहे हैं। तो वो ऐसी वीडियो देख के तो चाइना के शी जिनपिंग को एक मिसाइल लॉन्च कर देनी चाहिए थी, सर वो इंडिया तो को देना वीडियोज़ चाहिए। में जन साहब काफ़ी करते रहते हैं, कभी वो जहाज़ को मारते हैं, कभी क्या मारते हैं, उनकी वीडियोज़ तो बहुत सारी आती हैं इस तरह की, काफ़ी सारी आती हैं। हाँ, तो उनकी उनकी वीडियो तो वो तो आपको पता ही है, कम्युनिस्ट कंट्री है। वहाँ की वीडियो तो आप प्रोपेगेंडा वीडियो है, बट ये तो बड़ी नॉर्मल स्टैंडर्ड वीडियो है। इसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ये लोग इकट्ठे करके और ड्रामा चल रहा है। वो तो ड्रामा दिख ही नहीं रहा है और वो तो क्लियर कट है। खैर, तो इसमें मेरे हिसाब से अगर ये लॉजिक जो पाकिस्तान में लगाया जा रहा है, इस लॉजिक के हिसाब से शी जिनपिंग को चाइना से एक मिसाइल लॉन्च करके टेस्ट कर देनी चाहिए थी। इंडिया राइट। को जरूरत नहीं है। इंडिया के जवानों ने ही चांटे चूटे मार के सेट कर दिया काम। नहीं, लेकिन मिसाइल सर पे नहीं वो तो चले वो गलवान में भी चांटे-चूंटे चले थे, अभी भी चांटे-चूंटे चले, लेकिन ये चांटे-चूंटे से तो बात आगे भी जा सकती है ना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान थे नहीं, बड़े करीबी हैं। नहीं, कल-परसों भी एक-दूसरे के ऊपर शेलिंग की है, इससे पहले भी 1-2 दफ़ा चमन स्पिन बोल्दक में ये शेलिंग हुई ये है, ये तो बड़ा ये चीज़ ये तो हो बड़ा सकती है। ये बड़ा अच्छी बात कही आपने। ये बात आगे जा सकती है लेकिन जाएगी नहीं। अच्छा, ये बात बिल्कुल नहीं जाएगी। जानी होती तो बहुत पहले चली जाती। गलवान में राइट। हमारे 20 सैनिक मारे गए थे। और एक चाइनीज जो डिफेक्टर है, एक कर्नल, उसने जब यूएस में जाकर और ये बताया कि तकरीबन 100 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं,
फिर जी, कई सारी रिपोर्ट्स आई, CIA की रिपोर्ट आई कि 40 के करीब चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं। और अभी चाइनीज कांग्रेस हुआ था, प्लीनरी सेशन हुआ था बीजिंग में, हुँ, जहां पर शी जिनपिंग को एक नेक्स्ट टर्म के लिए इलेक्ट कर बिल्कुल। लिया गया। वहां पर वो जो कर्नल था, जिस जो चाइनीज साइड से था, वो अ, अपना पूरा तजुर्बा बयान करते करते सारे डेलीगेट्स के सामने रो पड़ा। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। और फिर भी लड़ाई नहीं हुई, जंग नहीं चली, गोली फिर भी नहीं चली। आदमी मर गए लेकिन गोली नहीं चली, तो गोली नहीं चलेगी। इंडिया ने कैलाश रेंजेस के ऊपर कब्जा कर लिया था बगैर गोली चलाए, और हुँ, चीनियों ने एक भी गोली नहीं चलाई। अभी तवांग में भी इस तरीके की कार्रवाई हुई, गोली नहीं चलाई। गोली हम लोग नहीं चलाएंगे, बिकॉज ये तो मानना पड़ेगा कि दोनों के दोनों बहुत ही मेच्योर न्यूक्लियर पावर्स हैं। और जज्बाती और जुनूनी कोई नहीं है। सबके ट्रेड मफादात बहुत हुँ, हाई हैं। बिल्कुल। और ये ऐसी लड़ाइयों में फंसकर और अपनी प्रोग्रेस का सत्यानाश नहीं करना चाहते दोनों मुल्क। दोनों मुल्क अभी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में लगे हुए हैं। तो उस इंडिया और चाइना को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ तो कंपेयर करा ही नहीं जा सकता, हुँ, बिकॉज अफगानिस्तान के पास तो खोने के लिए ही कुछ नहीं है। और पाकिस्तान के पास तो खोने के लिए बहुत है। वैसे ही मईशत जो है वो काफी गिरी हुई है। हुँ, और अगर ये आप इंडिया पाकिस्तान के हवाले से देख लें, तो अभी सीज फायर है। अगर सीज फायर नहीं होगा तो गोले और बम चलेंगे, लेकिन उसमें भी इकोनॉमिक लॉस तो पाकिस्तान का ही होगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो जाए शुरू, आर्टिलरी और स्मॉल आर्म्स, तो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए एक दिन में उड़ जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना महंगा पड़ता है ये सौदा। तो नुकसान इंडिया का भी होता है, लेकिन पाकिस्तान का ज्यादा होगा। लेकिन एज फार एज चाइना और इंडिया आर कंसर्न, इनके बीच में जंग अच्छा ना होगी और ना कोई लड़ाई होगी। ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन फिर इन चीज़ों का मकसद क्या होता है? गलवान में भी एक-दूसरे के बंदे मारे, अभी फिर ये कोशिश हुई, आप लोगों के जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आया, अमित शाह साहब का स्टेटमेंट आया, डॉक्टर जयशंकर का आया। अगर ये इतनी मामूली चीज़ है, तो फिर तो इसको मेरे ख़्याल लोकल लेवल्स पे क्यों नहीं कवर करते? मतलब जो हाँ भी तो वहाँ पे लोकल कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं। हाँ तो लोकल लेवल पे ही तो कवर किया। आप अगर पूरी डिटेल में तफसील पढ़ेंगे, जी। तो आप जानेंगे कि 9 तारीख को ये झड़प हुई, और 9 तारीख को ही लोकल कमांडर लेवल पर इसको रिजॉल्व कर लिया गया मैटर को। वो तो मीडिया हुँ, को 12 तारीख को पता लगा तो हल्ला मच गया। हुँ। वो हमने इट वाज सच अ स्मॉल इंसिडेंट, इसकी तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, कि इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं समझी कि इसको बताया जाए। लेकिन वो लेकिन फिर मीडिया को फ्लोर फ्लोर ऑफ द हाउस फिर क्यों इसको इतना डिस्कस किया गया? ये मैं इसी सारे आप लोगों के बड़े मिनिस्टर्स हैं ना, ये कोई आम लोग इसीलिए तो नहीं है कि वो इसीलिए डिस्कस करते हैं। इसीलिए तो किया गया। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। जी, इसीलिए डिस्कस किया गया ना, क्योंकि पॉलिटिक्स है। और इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जी। फंक्शनल डेमोक्रेसी है। और बिल्कुल डिस्कस होगा। ये ऑपोजिशन का किरदार है, वो अपना किरदार निभा रहे हैं। और वो मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर है। इसीलिए ऑपोजिशन नाराज हो रही थी कि मीडिया के थ्रू पता लग रहा है, लेकिन सरकार ने हमको नहीं बताया। एंड ऑपोजिशन अपनी तरफ से सही है, लेकिन सरकार की तरफ से वो इतना छोटा इंसिडेंट था कि उसको बताना कोई जरूरी नहीं था। और ये 9 दिसंबर का इंसिडेंट नहीं है, ये हर महीने इक्का दुक्का इंसिडेंट चलते रहते हैं, और आज से नहीं, पिछले 50 साल से चल रहे हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है। राइट, राइट, राइट। अच्छा अगर हम आप ये जो बात कर रहे हैं कि जी कोई बीच में से नहीं हो सकता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के मैं इंडियंस उनको सुनता हूँ ऑफिशियल्स को और बहुत सारे लोगों को कि यार अगर ऐसा होता है, चाइना के साथ हमारी कोई क्लैश होती है, तो पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा लेगा। हालाँकि ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इससे पहले नहीं हुआ, गलवान वाले वक़्त पे भी आप लोगों की फ़ौजें आमने-सामने थी और मतलब इस किस्म की कोई सी चीज़ नहीं हुई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी हो सकता है। तो इज़ इट नहीं पॉसिबल कि तो पाकिस्तान ये करेगा? वो थ्योरेटिकली ये फैक्ट है, क्योंकि इंडिया अभी 2.5 फ्रंट वॉर के हिसाब से तैयार कर रहा है अपने आप को। ओके। हम ये कहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान ये मिलकर लड़ाई करेंगे हिंदुस्तान से, और हमें उस लेवल की तैयारी करनी है। हुँ, ये और हम उस लेवल की तैयारी में लगे भी हुए हैं। इस समय भारत के पास इतनी फौजें हैं कि वो चाइना को भी डील कर सकती है और पाकिस्तान को भी डील कर सकती है। अलग अलग लेवल पर फोर्स लेवल उसी हिसाब से तैनात है।
चाहे वो टेक्निकल लेवल हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल हो, जी। हर लेवल पर ये इंडिपेंडेंस मौजूद है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की, कि जरूरत पड़े तो हम दोनों कंट्रीज को अलग अलग या एक साथ डील कर सकते हैं विदाउट हैविंग बेयरिंग ऑन दी अदर एफर्ट। अगर चाइना के साथ लड़ाई हो जाती है तो हमारे जो एसेट्स पाकिस्तान के लिए हैं वो इंटैक्ट हैं, वो वही हैं, और वो तैयार होंगे। और फिर अगर पाकिस्तान भी चाइना के साथ में हमला करता है तो पाकिस्तान को डील करने के लिए हमारे पास पूरी फौजें हैं, और चाइना को डील करने के लिए भी हमारे पास पूरी फौजें हैं। इसमें कोई कमी और कोताही नहीं है। इसी चीज की हम बात करते हैं, यही हमारी डॉक्ट्रिन है। और आज से नहीं, पिछले 10-12 साल से हम इसी चीज की हुँ। बात कर रहे हैं। इसी चीज की ट्रेनिंग हो रही है, और इसी चीज की सलाहियत जो है वो बढ़ाई जा रही है और बनाई जा रही है। अच्छा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो कश्मीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? आप लोगों के साइड की कश्मीर के ऊपर? कुछ नहीं इम्पैक्ट होगा। अगर आप कश्मीर को देखें तो कश्मीर एक पुरअमन स्टेट हो गया है। वहां पर कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं मिलेगी आपको। हुँ, बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत जोर शोर से मुलव्विज हो गए हैं। पहले हुर्रियत वाले थे जो कि पाकिस्तान के प्रॉक्सी थे, और हवाला से खूब पैसा आता था, पत्थरबाजी की फाइनेंसिंग होती थी, तो वो सब पकड़ के जेल में डाल दिए हैं। हवाला नेटवर्क बर्बाद कर दिया है, और ओवरग्राउंड वर्कर्स सब पकड़ के जेल में डाल दिए हैं। और इस तरीके की कोई इशू नहीं है। अब एक्चुअल में जो कश्मीरी है वो अपने आप को आजाद महसूस कर रहा है। हुँ। अब उसको बंदूक का डर नहीं है, और वहां पर तिजारत हो रही है। वहां पर पिछले टूरिज्म सीजन में बहुत बड़े लेवल पर टूरिस्ट एक्टिविटी हुई। वहां का जो एप्पल है वो फर्स्ट टाइम बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट हुआ डायरेक्टली। और इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पर बहुत बड़ी हुई है, कल्चरल एक्टिविटी बड़ी हुई है। लोकल रिक्रूटमेंट वहां पर मिलिटेंसी में बहुत कम हो गया है। हुँ। पाकिस्तानी आतंकवादी ये कहा जा रहा है कि 70 से 80 के करीब वहां पर मौजूद हैं। उनकी ट्रैकिंग और उनकी किलिंग ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे आप खबर में देखेंगे कि पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के पार तकरीबन 350 पाकिस्तानी टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर हैं। उनको अंदर इन्फिल्ट्रेट करने का मौका नहीं मिल रहा है। साथ ही पंजाब में पिछले महीने एज पर आईजी पंजाब 200 जी। ड्रोन एक्टिविटीज वर कैरिड आउट फ्रॉम पाकिस्तान साइड, और उसको तबाह किया गया। उनको मजबूर किया गया कि वो ड्रोन्स वापस जाएं। उन्होंने भारी तादाद में आपके ड्रग्स और वेपन्स को भेजने का प्रयास किया, वो विफल हुआ। तो ये सारी चीजें, तो कश्मीर के ऊपर कोई फर्क नहीं मेरे को लगता है ऐसी सिचुएशन में पड़ेगा, क्योंकि वहां की आवाम को बड़ी चीज बड़ी क्लियर हो गई है। इंटरनेट का जमाना है, हुँ। अभी आप ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और मजहब के नाम पर बेवकूफ बनाना अब नामुमकिन है। हुँ। मजहब के नाम पर आपने पाकिस्तान बनाया, लेकिन बांग्लादेश ने अपनी जुबान के नाम पर देश अलग कर दिया। और इंसिडेंटली आज उसकी सालगिरह भी है, 51 साल हो गए हैं। हाँ, मैंने कहा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू बांग्लादेश, जी। मैंने बोला उनको, तो मुबारकबाद दी है मैंने। तो ये है बैकग्राउंड। तो कश्मीरियों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। अब कश्मीरियों को जब ये रियलिटी नजर आ रही है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान क्या कर रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और जो बिरादर इस्लामी मुल्क था वो कैसे अब लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, तो ये सारी चीजें कश्मीरी आवाम भी देख रही है। उसके पास भी इंटरनेट है, उसके पास भी मोबाइल है, बेवकूफ नहीं है, समझदार लोग हैं, और सब अच्छी तरह जानते हैं, सब अपना अपना फायदा जानते हैं। और कश्मीरियों को ये भी मिल, अभी मजाक करते हैं जब हम लोग, हमारे तो दोस्त हैं कश्मीरी, कहते हैं भाई पाकिस्तान आ गया तो पंजाबी यहाँ पे सारे प्लॉट खरीद लेंगे श्रीनगर में, और जो सारे सेब के बागान खरीद लेंगे, और जो लोकल कश्मीरी होगा वो वहां पे लेबर का काम करेगा। और उस तरीके से तो वो खुद ही हंसते हैं, खुद ही मजाक करते हैं, ये वही मजाक करते हैं। अच्छा तो बहुत कुछ बदली करण हो साहब, गया है।
अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में पूछूँगा, अभी आजकल आप लोगों के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर साहब भी अमेरिका में हैं और हमारे बिलावल साहब भी अमेरिका में हैं। बिलावल ने बात की कश्मीर के हवाले से और जो मुस्लिम्स के हवाले से इन इंडिया। तो फिर उसके ऊपर मतलब जो रिएक्शन देखा गया और एक-दूसरे को मैं कहूँगा शायद पहले इस तरह का कभी मैंने कम से कम नहीं सुना। हो सकता है आपके नॉलेज में हो तो आप बेशक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि इस लेवल पे नहीं गए। अब आज भी मैं स्पीच सुन रहा था बिलावल भुट्टो साहब का 5.5 मिनट का था और उसमें वो जो जिस तरीके से बोल रहे हैं या जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, मैं उसको मतलब 2 ढाई साल से मैं उनको देखता रहता हूँ। शायद इस एग्रेसिव मूड में मैंने नहीं देखा। वो बात करते भी है तो बड़े एक स्माइली फेस के साथ सख्त बात भी वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं की। तो फिर इसके ऊपर मतलब रिएक्शन इतना क्यों है? कश्मीर तो ठीक है, आप लोगों के पास है 370 25 35 देखिए ए भी खत्म हो गया, हालात भी बेहतर हो गए। इंडिया पाकिस्तान दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि इंडिया एक पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है। जी, और पाकिस्तान जब इस तरीके की नसीहतें देता है तो उसको एक्सपोज करना फर्ज बनता है। जी, जयशंकर ने हिलरी क्लिंटन की उस बयान को दोहराया जिसमें हीना रब्बानी खान तब फॉरेन मिनिस्टर थी। जब हिलरी क्लिंटन ने बोला कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि ये हमसाए को डसेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। हमसाए को भी डसेगा और आपके ऊपर भी कब अपना रुख बदली कर ले ये आपको बिल्कुल। पता नहीं चलेगा। तो आपको अपना घर ठीक करना पड़ेगा। तो बिलावल भुट्टो साहब जो यूनाइटेड नेशंस में और ये कहानी बोल रहे हैं, तो बोलते रहेंगे, उनको 10 बार भेजेंगे, वो बोलेंगे, उनकी मजबूरी है क्योंकि पाकिस्तान का ये स्टैंड है और वो बोलते रहेंगे। लेकिन इंडिया का स्टैंड अभी अलग है, कश्मीर से बियॉन्ड है। हम दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर टेररिज्म करता है। हुँ। तो जितनी बार पाकिस्तान अब कश्मीर का हवाला लेगा, हम उसके टेररिस्ट एक्टिविटीज को एक्सपोज करेंगे। लेकिन वो भी तो अपने जयशंकर साथ ने एक किताब लेके कर्नल साहब गए हुए हैं ना, ये तो पाकिस्तान का भी क्लेम है, सिर्फ हिंदुस्तान का तो नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि इंडिया मैं, ने अपना नैरेटिव मैं सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि ये शायद बिक जाएगा, इसलिए ये बनाया हुआ है। वो बिका हुआ है, वो बिका हुआ है, बिक नहीं जाएगा, बिका हुआ है। हुँ, दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा टेरर हमला हो जिसके अंदर पाकिस्तान से उसके तार ना जुड़े हों। शायद ही कोई ऐसा इस्लामिक टेरर का कोई हमला हो जिसमें हुँ। पाकिस्तान के तार उससे ना जुड़े हों। और ये पूरी दुनिया को मालूम है, एवरीबडी नहीं, नोज लेकिन दैट। लेकिन 9/11 जब 9/11 की हम बात करते हैं, वो तो अमेरिका ने कहा कि सारे अरब्स आए, तो उसमें पाकिस्तान का क्या लेना-देना? वो तो आपको भी पता है कि जो पाकिस्तान के जो शहीद जिनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शहीद बोला था, वो आपके अहमदाबाद में छुपे हुए थे। हुँ। और तो वो सारी दुनिया को मालूम है। देखिए, आप कोशिश कर सकते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे। आपका कहना कोई दुनिया में मानने को तैयार नहीं है। आपको तो एक बहुत ही मेजर थ्रेट के तौर पर देखा जाता है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो ये आप चलिए, आप अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए इस तरीके की बात कर सकते हैं। सनाउल्लाह ने भी करी, हिना रब्बानी ने भी करी, बिलावल भी कर रहे हैं, तो उससे डोमेस्टिकली पाकिस्तानी खुश हो जाएगा। बट वर्ल्ड इज वेरी क्लियर, वर्ल्ड नहीं, इज लेकिन वेरी क्लियर। कर्ण साहब नहीं, खुश होने वाली बात से मैं आपके इसलिए एग्री नहीं कर रहा कि पाकिस्तानी शायद ज़्यादा खुल के बोलते हैं इंडियंस के मुकाबले में, मैं तो ये देखता हूँ। जो बातें हमारे यहाँ होती है, आपके यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि कोई कर सकता है। कोई भी हो, आपके एस्टेब्लिशमेंट के लोग हो या आपके पॉलिटिकल लोग हों, जो हमारे यहाँ पे लोग बात करते हैं, उस तरह की बात तो मैंने कभी इंडियन साइड से नहीं सुनी। चलिए, पता नहीं आपको कैसे लगता है, हमें तो ऐसा बिल्कुल कभी महसूस नहीं हुआ। और हमारे यहाँ पर जितना खुल के डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, इतना तो मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ। और अगर आपके यहाँ पे इतना खुल के नहीं, राना डिबेट और सनाउल्लाह डिस्कशन, साहब को लोगों ने कहा राना सनाउल्लाह साहब को कि राना साहब, आप जिसे कहते हैं कि 2021 की कहानी लेके बैठे हुए, लेकिन इसका यकीन ना हम करें ना कोई और करेगा। ये राना सनाउल्लाह साहब को कहा गया। नहीं, बिल्कुल कहा गया, लेकिन मैं तब मानूंगा जब आपके मुल्क के अंदर पार्लियामेंट में बहस होगी, जब आपके मुल्क के अंदर अ, आवाम में बहस होगी कि पाकिस्तान की फौज हर जंग में क्यों शिकस्त होती है और हम कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी मईशत इतनी डूबी हुई है, हमारा मुआशरा इतना रेडिकलाइज्ड है।
इसके ऊपर जब डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा, जब टेलीविजन पर डिबेट होंगे और जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा मिलेंगी, उनसे सवाल जवाब होंगे, तब मानेंगे कि आप लोगों में वो दिलेरी है। लेकिन जहां तक हम लोगों का सवाल है, हमारे यहाँ तो ये पार्लियामेंट में पूरी तरह डिबेट होता है। इनफैक्ट कल मैं आरजू और कमर चीमा के साथ बैठा हुआ था, मैं उनको ये याद दिला रहा था कि जी। 1962 की शिकस्त के बाद इंडिया के अंदर जितना पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुआ, वो काबिले तारीफ है। बहुत जबरदस्त डिबेट हुआ और हुँ, पूरे इंडिया के अंदर डिबेट हुआ। आपके यहाँ तो आज 51st एनिवर्सरी है बांग्लादेश के आजादी की, आपके यहाँ तो कभी डिबेट नहीं हुआ, कभी खुल के इसके बारे में बात नहीं हुई। दबे ढके छुपे बात हुई होती है, और कैसे होती है ये आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। जो बात लेकिन करता है उसको उठा लेकिन लिया इस जाता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद मीडिया पे भी बात होती है और बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं कि भई उस वक़्त अगर गलती जिसने भी की अ, वो फ़ौज ने की या फिर सिविलियन गवर्नमेंट ने की, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यहाँ तक कि जनरल बाजवा साहब ने जब कहा तो उसके ऊपर भी पार्लियामेंटेरियन सलीम मांडवीवाला साहब ने कहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ पॉलिटिशियंस के ऊपर डाल रहे हैं और फ़ौज कह रही है कि पॉलिटिकल लोगों ने किया, पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं। तो ये बात तो होती है, ऐसा तो नहीं कि नहीं होती। आपको भी पता है फकर भाई कि मीडिया कितनी होती है। उसके बाद मैं आपको क्लिप भेज दूँगा जब उन्होंने कहा हो या मेरे पास क्लिप हाँ, मौजूद है। वो देखो, सोशल मीडिया पे बोल दिया, किसी ने ऐसे बोल दिया, ये डेमोक्रेसी में ऐसे बात नहीं होती। डेमोक्रेसी के अंदर बात होती है, बिल लेके आया जाता है, मोशन लेके आया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है, 2-2 3-3 दिन तक बहस होती है, जबरदस्त बहस होती है, और उसके बाद में एक अडॉप्ट किया जाता है एक मौक़िफ़, वो होती है बहस। ये किसी ने कुछ बोल दिया और किसी ने फलां बोल दिया, ये बहस का हिस्सा नहीं है, ये तो पत्थरबाजी बोलूँगा मैं इसको, इसको और कुछ कोई थैंक यू थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें थी और जो मेरे माइंड में सवालात आ रहे थे, मैं आपसे बिल्कुल वही कर रहा था और आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया, उसके जवाब दिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल हम उसकी कदर करते हैं और दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी कि हम एक-दूसरे की राय से इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन एक-दूसरे को सुनने का जिसे कहते हैं दिल गुर्दा भी है, बहुत अच्छी बात होती है। कर्नल साहब वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आप शो में आए एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, और क्या